गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजेंसी। एजेंसी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पार्ट है और सेक्शन 182 में डिफाइन किया गया है एजेंट एंड प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल, एजेंट और थर्ड पार्टी। ठीक है। प्रिंसिपल कौन है? एम्प्लॉयर। एजेंट कौन है? एम्प्लॉय। और ये थर्ड पार्टी है। तो प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया एजेंट को किस पर्पज के लिए? टू डू एनी एक्ट फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने एम्प्लॉयमेंट दी एजेंट को, अथॉरिटी दी कि आप कोई भी काम करोगे किसके बिहाफ पे? प्रिंसिपल के। किसके साथ डीलिंग है वो? थर्ड पार्टी के साथ। बिजनेस ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा हो कि प्रिंसिपल हर जगह खुद मौजूद ना हो उसके, तो इस तरह अपने जो एजेंट्स हैं, ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स भी कह सकते हैं उनको, तो इन सब को वो अपॉइंट कर सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग करने के लिए। उनके पर्पजेज कौन से होंगे? पर्पजेज ये होंगे, एम्प्लॉय टू डू एनी एक्ट फॉर प्रिंसिपल। एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करेगा। सेकंड है, रिप्रेजेंट प्रिंसिपल टू ए थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल टू ए थर्ड पार्टी। अब डीलिंग इन दोनों के बीच की है, प्रिंसिपल की और थर्ड पार्टी की, लेकिन जो एजेंट है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड पार्टी को। इसके बिहाफ पे जितनी भी डीलिंग है थर्ड पार्टी के साथ, वो कौन कर रहा है? एजेंट कर रहा है। थर्ड इसमें फिर पर्पज है इसका, एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को जो काम करने हैं प्रिंसिपल ने ऑथोराइज कर दिया एजेंट को। अब आगे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग करे और जिसमें बेनिफिट प्रिंसिपल का हो। ये ना हो कि एजेंट इनके साथ कंप्रोमाइज करे और लॉस इनका हो जाए। तो एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन है उसी की तरह प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ उसको डीलिंग करनी है। इसमें केस है लून करण वर्सेस जॉन एंड कंपनी AIR 1967, इलाहाबाद हाई कोर्ट, पेज नंबर 308। इसमें एजेंट को इलाहाबाद हाई कोर्ट में डिफाइन किया गया था। वो क्या था? एजेंट कौन है? एजेंट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है। एजेंट का जो भी एक्ट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे है, उसका अपना इंडिपेंडेंट कोई एक्ट नहीं है। जो उसने रिप्रेजेंट किया वो थर्ड पार्टी के साथ, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे हुआ था। सेकंड इसमें आता है रिप्रेजेंट प्रिंसिपल। एजेंट जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, डीलिंग है, उन सब में रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को। अपने आप को सेल्फ रिप्रेजेंटेशन उसकी नहीं है। मान लो ये ए प्रिंसिपल है, बी एजेंट है, सी थर्ड पार्टी है। अब बी जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है सी के साथ, वो किसको करता है? ए को। बी ने रिप्रेजेंट किया है ए को, अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी इसकी नहीं है। ये जो कुछ बोलेगा, जो कुछ करेगा, जो भी डीलिंग होगी, वो सिर्फ रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ए को। अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी इसकी नहीं है। थर्ड है परफॉर्म एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक, जो भी एक्ट इसने किया वो किसके लिए किया? प्रिंसिपल के लिए किया। मीनिंग ये है इसका कि ए ने जो भी इसको ऑथोराइज किया है सी के साथ डीलिंग में, इसका परफॉर्मेंस वही है जो एम्प्लॉयर ने इसको बोला है। फोर्थ आता है एक्ट ऑफ एजेंट इज एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है। प्रिंसिपल ने इसको ऑथोराइज किया है डीलिंग के लिए, तभी तो जो भी एक्ट है एजेंट का वो प्रिंसिपल का एक्ट माना जाएगा। प्रिंसिपल कल को ये मना नहीं कर सकते कि मेरा एक्ट नहीं है। कंडीशन ये है बी का जो एक्ट है वो इसकी अथॉरिटी के अंडर होना चाहिए, जो ए ने इसको ऑथोराइज किया है, तभी वो एप्लीकेबल रहेगा। फिफ्थ आता है इसमें फिर एक्ट बाइंड द प्रिंसिपल। यहाँ पे फिर प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल एप्लीकेबल हो जाता है कि जो भी एक्ट है बी का वो बाइंड करता है सी ए को। ठीक है। अब कल को कोई डिस्प्यूट हो तो प्रिंसिपल ए है, वो सी को ये नहीं बोल सकता कि तुम्हारे साथ डीलिंग एजेंट था मेरा बी, उसके साथ हुई थी, तो कोर्ट के जितने केसेज हैं आप उसके अगेंस्ट करो, वो पॉसिबल नहीं है। तो सी क्या करेगा?
डायरेक्ट जितने भी सूट हैं डिस्प्यूट के केस में वो सब किसके होंगे, ए के अगेंस्ट में होंगे, क्योंकि बी का जो भी काम है सी के साथ जो डीलिंग हुई है उसमें रिप्रेजेंट बी ने किसको किया है, ए को। इसकी अपनी इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसका जो भी एक्ट है वो बाइंडिंग होगा किसके ऊपर, ए के ऊपर। तो ए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा सी के लिए जितनी भी डीलिंग्स बी ने सी के साथ की है जो इसकी अथॉरिटी के अंडर है। एसेंशियल फीचर्स ऑफ एजेंसी, फर्स्ट उसमें आता है द प्रिंसिपल शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 183 इसमें डिफाइन किया है। इसी की पैरेलल सेक्शन 11 है अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन लोग कॉम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फर्स्ट है एज ऑफ मेजोरिटी, जो प्रिंसिपल है उसकी एज मेजोरिटी की कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 18 साल से ऊपर का होगा। 18 ईयर ऑफ एज उसने अगर कंप्लीट कर लिए तो वो मेजोरिटी में माने जाएंगे। सेकंड आता है साउंड माइंड, ठीक है। अगर प्रिंसिपल का माइंड साउंड है, रेशनल लॉजिकल थिंकिंग की कैपेबिलिटी उसके पास है, तो उसको हम प्रिज्यूम करेंगे साउंड माइंड, ठीक है। थर्ड है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। नॉट डिस्क्वालिफाइड लॉ का मतलब क्या है कि जो लोग इंसोल्वेंट हैं, कौन से, इंसोल्वेंट, जो दिवालिया घोषित हो जाते हैं या इंसोल्वेंसी की प्रोसीडिंग जिनकी चल रही है, दिवालिया घोषित होने वाले हैं, तो वो सब कौन से हैं, डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो कॉम्पिटेंट लोग नहीं है। इसी तरह ये सारी क्वालिटीज प्रिंसिपल के केस में भी होनी चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। तो उस केस में प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट है किसी को भी एजेंट अपॉइंट करने के लिए। नेक्स्ट फीचर है सेकंड, द एजेंट मे नॉट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 184 इसमें डिफाइन किया गया है। एजेंट मे नॉट बी एज ऑफ मेजोरिटी, यानी कि वो 18 साल का नहीं हुआ है इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा कंडीशन ये है साउंड माइंड, एजेंट का साउंड माइंड होना जरूरी है। अब यहाँ पे मे नॉट बी एज ऑफ मेजोरिटी क्यों यूज किया हुआ, इसको क्यों किया गया ऐसा है, इसका रीजन ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वो किस किस के बीच में है, प्रिंसिपल के और थर्ड पार्टी के बीच में। जो एजेंट है वो एक लिंक है, सिर्फ मिडिल मैन है, वो एक कनेक्टिंग लिंक है इन दोनों का, इन दोनों को लिंक करने का काम एजेंट का है, इससे ज़्यादा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर ये कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, ये कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, इन दोनों की कंपिटेंसी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 11 में जो दिया गया है, तो उस केस में एजेंट सिर्फ एक लिंक है दोनों को कनेक्ट करने का, इसलिए ये एग्रीमेंट वैलिड है। ये सिर्फ एक मैसेंजर का काम कर रहा है दोनों के बीच में, तो इसकी माइनॉरिटी का कोई इफेक्ट इन दोनों के ऊपर नहीं आना, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। एजेंसी एक पार्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और जैसा कि हम सब पढ़ चुके हैं कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन क्या होगा, वाइड होगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है इसमें एक एक्सेप्शन है, 185 में ये डिफाइन है, नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, यहाँ पे किसी भी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड, प्रिंसिपल एग्री टू बी बाउंड बाय एक्ट ऑफ एजेंट, जो प्रिंसिपल ने एग्री किया है कि एक्ट ऑफ एजेंट से मैं बाउंडिंग रहूँगा थर्ड पार्टी के साथ, वो भी। और उसके बाद जो थर्ड है प्रिंसिपल ड्यूटी टू इंडेमनीफाई एजेंट, अब प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एजेंट को इंडेमनीफाई करे, एजेंट ने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो सब प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको इंडेमनीफाई करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए कंसिडरेशन की
बेसिक जो रिक्वायरमेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे नहीं है, उसको एग्जाम किया गया है। विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हो सकता है। मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी किस किस तरह बन सकती है? एक्चुअल अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी को डिफाइन किया अपन 86 में। अथॉरिटी एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 187, सेक्शन 187 में एक्सप्रेस अथॉरिटी को डिफाइन किया है। एक्सप्रेस अथॉरिटी कौन देगी? बाय स्पोकन वर्ड्स, ठीक है, या फिर रिटर्न में हो, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट है तो भी एक्सप्रेस अथॉरिटी मानी जाएगी, या वर्ड से मुंह से बोल के बोला गया है तो वो भी एक्सप्रेस अथॉरिटी होगी। और उसके बाद आती है इम्प्लाइड अथॉरिटी। दो तरह की अथॉरिटी है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस, ठीक है। अब सपोज करो ये ओनर है, ठीक है, ओनर है किसी शॉप का, ये नॉर्मली अपनी शॉप पे नहीं आता। बी इसका एजेंट है जो मैनेज करता है पूरी शॉप को। सी है सप्लायर। सी कौन है? सप्लायर है गुड्स का इस शॉप के लिए जो ए की है। तो रेगुलर जो बिजनेस है उसमें बी ऑर्डर करता है सी को जितने भी गुड्स इस शॉप पे बेचे जाने हैं, और सी सप्लाई करता है उन ऑर्डर के उस पे। तो बी के जितने भी ऑर्डर हैं वो ए के बिहाफ पे हैं सी के साथ, ठीक है। और ये क्रेडिट पे भी ले सकता है। बी ने अगर क्रेडिट पे सी से कुछ सामान सप्लाई करवाया है, उधार लिया है उससे कुछ प्रोडक्ट, तो वो अथॉरिटी है बी की। कौन सी अथॉरिटी बनेगी? एम्प्लॉयड अथॉरिटी। जरूरी नहीं है कि हर टाइम ओनर उसको परचेज करके देगा और वो फिर सेल करेगा। अगर कुछ कंज्यूमर गुड्स हैं जो इनको सेल करनी है, सप्लाई डेफिशिएंट है, स्टॉक में है नहीं, तो वो सी को क्रेडिट से भी ले सकता है। और जो अमाउंट इसके हाथ में है, जो इसके पास है अकाउंट, उस अकाउंट से सी की भी वो पेमेंट कर सकता है। वो इसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में है, क्योंकि वो सर्कमस्टांस है केस की, उस पर डिपेंड करता है कि वो ऐसा परचेज कर सकता है, क्रेडिट भी कर सकता है, और जो अकाउंट्स हैं उनमें से पेमेंट भी कर सकता है। सेकंड है एजेंट अथॉरिटी इन इमरजेंसी। सेक्शन 189 में इसको डिफाइन किया गया है। ए प्रिंसिपल है, बी एजेंट है, सी थर्ड पार्टी है, ठीक है। एजेंट की अथॉरिटी इमरजेंसी में किस तरह बनेगी? अब मान लो किस पर्पज के लिए? प्रोटेक्टिंग प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस। प्रिंसिपल को लॉस से बचाना है किसी तरह का जो होने वाला है उस केस में। और जो एजेंट का एक्ट है, बिहेवियर है, वो ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन का है कि जो अपने खुद के केस में उन्होंने करना था वैसा ही इन्होंने किया। सपोज करो ए ने कोई प्रोडक्ट बी को हैंड ओवर किया। अब सी को ये प्रोडक्ट आपको किसी पर्टिकुलर सिटी में हैंड ओवर करना है आगे चल के। अब बी के पास जैसे प्रोडक्ट आया, अगर बी को ये लगता है कि ये प्रोडक्ट जो जर्नी है, लंबा सफर है, उसमें ये स्पॉइल हो सकता है, खराब हो सकता है, तो उस केस में बी सी, ये मान लो ए दिल्ली में है, बी बॉम्बे में है, सी कलकत्ता में है, ठीक है। बॉम्बे से प्रोडक्ट जाना है कलकत्ता में। अब बी को लगता है कि ये प्रोडक्ट कलकत्ता से पहुंचने से पहले ही स्पॉइल हो जाएगा। उस केस में बी इसको किसी डी को भी सेल कर सकता है, क्योंकि हो सकता है जब प्रोडक्ट सी के पास पहुंचे तो उसकी कोई मार्केट वैल्यू ना रहे और ये रिसीव करने से भी मना कर सकता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट इन्होंने किस क्वालिटी का मांगा था वो नहीं मिलेगा तो ये लेंगे नहीं। तो उस केस में बी के पास अथॉरिटी है इमरजेंसी में, उस प्रोडक्ट को वो डी को भी सेल कर सकते हैं। किस पर्पज के लिए? प्रोटेक्टिंग प्रिंसिपल फ्रॉम लॉसेस। प्रिंसिपल को लॉस से बचाना है। तो इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन में भी ये एजेंसी क्रिएट हो सकती है। थर्ड है कंडक्ट ऑफ प्रिंसिपल। सेक्शन 237 में डिफाइन किया गया प्रिंसिपल का कोई भी कंडक्ट, वर्ड्स या उसका कंडक्ट
जो थर्ड पार्टी को इंड्यूस करे कि एक्ट ऑफ एजेंट है, अंडर अथॉरिटी है, एजेंट का कोई भी काम है वो अथॉरिटी के अंडर है, और थर्ड पार्टी से इंड्यूस हो जाए, उसके बाद कोई एग्रीमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, उस केस में प्रिंसिपल बाउंड है। कौन सा रूल है? रूल ऑफ एस्टोपल। रूल ऑफ एस्टोपल इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे हम। इसका रूल ऑफ एस्टोपल ये कहता है कि कोई भी पर्सन अपने बेनिफिट के लिए अपनी स्टेटमेंट को बार बार नहीं बदल सकता। पहली जो स्टेटमेंट रहेगी उसकी, वो उस पर बाइंडिंग रहेगी, वो उससे अपनी स्टेटमेंट को बदल नहीं सकता। इसी तरह किसी प्रिंसिपल ने कोई वर्ड्स बोले, उसका कोई कंडक्ट रहा जिसे थर्ड पार्टी को इंड्यूसमेंट हुआ कि एजेंट अंडर अथॉरिटी है, एजेंट ने जो भी काम किया वो अंडर अथॉरिटी है, उस केस में रूल ऑफ एस्टोपल के थ्रू प्रिंसिपल बाइंडिंग है एजेंट के हर कंडक्ट के लिए। फोर्थ मोड है रेटिफिकेशन। सेक्शन 196 में रेटिफिकेशन को डिफाइन किया गया है। रेटिफिकेशन का मीनिंग है कि जो भी एक्ट कंडक्ट एजेंट ने विदाउट अथॉरिटी किया था अपने प्रिंसिपल के लिए, और उसके बाद प्रिंसिपल उसको रेक्टिफाई करता है, वो बोल दे कि ये जो परफॉर्मेंस हुई है वो मेरी डायरेक्शन से हुई है, या मैं इससे एग्री करता हूँ जो भी एजेंट ने मेरा काम किया है। तो इस तरह वैलिड रेटिफिकेशन की कुछ कंडीशंस हैं, वो ये हैं। फर्स्ट है, एक्ट शुड बी डन ऑन बिहाफ ऑफ द अनदर पर्सन। मीन्स कि जो अनदर पर्सन है, ये प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही काम किया गया है, एजेंट का अपना खुद का इंडिपेंडेंट ये काम नहीं है। जो भी एक्ट उसका है वो एक्ट प्रिंसिपल के उस पे है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही किया गया है, अपने लेवल पे नहीं हुआ है। सेकंड है इसमें, प्रिंसिपल मस्ट बी कम्पिटेंट। ये पर्सन है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 है, उसके अकॉर्डिंग कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर वो कम्पिटेंट नहीं है तो ये रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकती। थर्ड फिर आता है रेटिफिकेशन, दो तरह की हो सकती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। सेक्शन 197 में इसको डिफाइन किया गया है। एक्सप्रेस रेटिफिकेशन वो है जिसमें बाय वर्ड्स या रिटन बोला गया हो। इम्प्लाइड वो है कि एजेंट का जो भी काम था वो एम्प्लॉयर ने या प्रिंसिपल ने जिसको अप्रूव कर दिया, और उसके साथ जितनी भी लायबिलिटी जुड़ी थी उनको सेटिस्फाई उन्होंने किया है, रिसीव किया है, तो उस केस में वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी रहेगी, एम्प्लॉयड रेटिफिकेशन रहेगा। फोर्थ आता है रेटिफिकेशन विद नॉलेज। सेक्शन 198 है इसके रिगार्डिंग। नॉलेज का पर्पज ये है कि जो प्रिंसिपल है वो उसकी नॉलेज में होना चाहिए कि उसने रेक्टिफाई किया किस चीज को है, कौन सा एक्ट था, कौन सा कंडक्ट था एजेंट का जो उसने रेक्टिफाई किया है। उसके बाद है रेक्टिफिकेशन ऑफ होल ट्रांजेक्शन। प्रिंसिपल या तो रेक्टिफाई करेगा पूरी ट्रांजेक्शन्स को, पार्शियली वो नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ उसके बेनिफिट की हो, कुछ उसके लॉस की हो ट्रांजेक्शन्स, तो पार्ट ट्रांजेक्शन को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, पूरी ट्रांजेक्शन को ही वो रेक्टिफाई करेंगे। तो उसके बाद आता है 6, जो भी रेक्टिफिकेशन करेंगे वो थर्ड पार्टी जो है उसको कोई लॉस ना होना चाहिए, उसकी कोई इंजरी ना हो, तभी वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर उसको थर्ड पर्सन को लॉस हुआ तो प्रिंसिपल इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। 7th है रीजनेबल टाइम। जो रेक्टिफिकेशन किया है प्रिंसिपल ने वो रीजनेबल टाइम होना चाहिए, अनड्यू डिले नहीं होना चाहिए जिससे कि थर्ड पार्टी को कोई लॉस हो। तो इन सब कंडीशंस में रेक्टिफिकेशन हो सकता है। ड्यूटीज ऑफ एजेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है वो डिपेंड करता है म्यूचुअल कॉन्फिडेंस पे। प्रिंसिपल का एजेंट में कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, तभी तो बनता है एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट। तो एजेंट की कुछ ड्यूटीज हैं, उसमें फर्स्ट है नॉट टू डेलीगेट हिज ड्यूटीज। सेक्शन 190 डिफाइन करता है इसके बारे में। एजेंट को जो ड्यूटीज दी गई हैं वो आगे सब डेलीगेट नहीं कर सकता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन ड्यूटीज को वो खुद ही फुलफिल करे, उनको इम्प्लीमेंट करे। सेकंड आता है इसमें ड्यूटी टू फॉलो प्रिंसिपल डायरेक्शंस। सेक्शन 211, प्रिंसिपल ने जो भी डायरेक्शन दी है किसी भी काम करने के लिए वो सब डायरेक्शन फॉलो करना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एजेंट की। थर्ड ड्यूटी उसकी बनती है ड्यूटी टू शो प्रॉपर स्किल एंड केयर। ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन की तरह जो इतने भी स्किल है उसके पास,
स्किल किसी तरह के भी हो सकते हैं, टेक्निकल भी हो सकते हैं, अकाउंट के भी हो सकते हैं, लीगल भी हो सकते हैं। उसके जो स्किल्स हैं उन्हीं स्किल के बेस पे उसको एजेंट बनाया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने सारे स्किल का मैक्सिमम यूटिलाइज करे प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए। फोर्थ है ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट। जो भी अकाउंट है उसके, कोई पेमेंट उसने की एजेंट ने थर्ड पार्टी से कुछ रिसीव किया, वो जितने भी अकाउंट है उन सब की डिटेल देना भी उसकी ड्यूटी बनती है। फिफ्थ है ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल। एजेंट एक मोड है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में कम्युनिकेशन का, वो लिंक है जो दोनों को जोड़ता है। तो यहाँ पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि थर्ड पार्टी का कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चन रेज किए हैं, उन सब केस में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सब क्वेरीज प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करे। सिक्स ड्यूटी आती है ड्यूटी नॉट टू डील ऑन इज ओन अकाउंट। कहीं पे अगर एजेंट को लगे कि इस डीलिंग में उसका पर्सनल बेनिफिट हो सकता है, हालांकि उसको अपॉइंट किया है प्रिंसिपल ने उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, लेकिन अगर बेनिफिट लगता है कि मैं बेनिफिट उठाऊं, ये ऐसा उस करेगा नहीं। सेक्शन 215 216 में ये है कि उसकी ड्यूटी है प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करना, तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही काम करेगा। वो इस तरह का फ्रॉड नहीं कर सकता कि खुद बेनिफिट उठा ले। सेवंथ है ड्यूटी टू पे सम रिसीव्ड। जो भी उसको रिसीव हुआ, जो भी पैसा मिला, कुछ किसी तरह का भी जो बेनिफिट्स हैं, वो सारे के सारे प्रिंसिपल को वो पे करेगा, वो अपने पास उनको रख नहीं सकता। राइट्स ऑफ एजेंट। फर्स्ट राइट है राइट टू रेम्युनरेशन, सेक्शन 219। सेक्शन 219 में राइट टू रेम्युनरेशन डिफाइन किया गया है। एजेंट का एक राइट बनता है कि वो अपने एम्प्लॉयर से, जो कि प्रिंसिपल है, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने रेम्युनरेशन ले सकता है। सेकंड है राइट टू रिटेन सम्स। जो भी अमाउंट उसके पास है, उसके पास राइट है, उसको रिटेन कर सकता है। अपनी ड्यूटी के दौरान उसने अगर कोई एक्सेस पेमेंट थर्ड पार्टी को की है, तो उन सब केस में जो अमाउंट उसको मिलेगा उसमें से जो उसके एक्सपेंडिचर्स हैं वो सम वो रिटेन कर सकता है, और बाकी का जितना भी है रिमेनिंग वो प्रिंसिपल को पे कर देगा वो। उसके बाद थर्ड आता है राइट ऑफ लीन ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि प्रिंसिपल ने उसकी रेमरेशन पे ना की हो, एक्सेस उसने जो कोई खर्च किया है वो उसका रिफंड नहीं हुआ। उन सब केस में अगर प्रिंसिपल की कोई प्रॉपर्टी उसके पास है तो सेक्शन 221 में उसको रोक सकता है, जब तक कि प्रिंसिपल उसको उसके फंड्स क्लियर ना कर दे, उसकी जो पेमेंट्स हैं उनको पूरा ना कर दे, तब तक वो उसको रोक सकता है। फोर्थ है फिर राइट टू इंडेमनीफाइड। इसमें दो सेक्शन है 222 एंड 224। राइट टू इंडेमनिटी है किन केसेस में, गुड फेथ में अगर कोई काम उसने किया है, उन सब केसेस में उसको राइट टू इंडेमनीफाइड है, एम्प्लॉयर उसको इंडेमनीफाई करेगा, जो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस हैं, जिनकी नेचर ही अपने आप में क्रिमिनल है, उन केस में सेक्शन 224 है, उसके अकॉर्डिंग क्रिमिनल केस में राइट टू इंडेमनिटी नहीं है, वहाँ पे राइट टू इंडेमनिटी एप्लीकेबल नहीं है। फिर लास्ट राइट है राइट टू कंपनसेशन। प्रिंसिपल और एजेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गुड फेथ पे डिपेंड करता है, तो गुड फेथ इंक्लूड करता है राइट टू कंपनसेशन। अगर एजेंट को कोई लॉस हुआ है किसी भी केस में, कोई काम करते हुए प्रिंसिपल का पर्सनल लॉस उसको हुआ, कुछ इंजरीज हुई, वो सब उसका राइट बनता है कि प्रिंसिपल उसको पे करे।